कानून का अंतिम कार्य इसके शब्दों में नहीं बल्कि इसके अमल में निहित है। ओलिवर वेंडेल होम्स जूनियर, नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम द हिंदू में प्रकाशित एक ऐसे कानूनी सवाल की गहराई में उतर रहे हैं जो सतह पर तो बहुत तकनीकी लगता है, लेकिन जिसकी जड़ें हमारे संविधान के संघीय ढांचे तक जाती हैं। सवाल सीधा सा है, क्या प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, जो केंद्र सरकार की एक एजेंसी है, किसी राज्य सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकती है? और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है। बिल्कुल, और इसका जो भी फैसला होगा वो केंद्र राज्य संबंधों की दिशा तय कर सकता है। खासतौर पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए ये विषय संविधान के कई अहम पहलुओं को एक साथ जोड़ता है। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक एजेंसी और एक राज्य के बीच का मामला नहीं है। इसके मूल में संघवाद है, संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा और एजेंसियों की कानूनी हैसियत जैसे बड़े सवाल छिपे हैं। सही बात है। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले को सुनने के लिए तैयार हो जाना ही बताता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। जी ठीक है, तो इस चर्चा को शुरू करने से पहले सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। जी, ये रिट आखिर है क्या? हम ये शब्द बहुत सुनते हैं, पर इसका असल मतलब क्या है? देखिए, रिट एक बहुत शक्तिशाली कानूनी आदेश है। ये सीधे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी करते हैं। इसकी जड़ें ब्रिटिश कानून में हैं। अच्छा। इसे एक असाधारण उपाय माना जाता है। यानी जब सामान्य कानूनी रास्ते या तो बहुत धीमे हों या अप्रभावी हों, तब कोई भी सीधे ऊपरी अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है। और हमारे संविधान में कितनी तरह के रिट का जिक्र है? भारतीय संविधान में बेसिकली 5 तरह की रिट बताई गई हैं। पहली और सबसे मशहूर है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस, हाँ। इसका लैटिन में मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। अगर किसी को लगता है कि उसे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है, तो अदालत ये रिट जारी करके उस व्यक्ति को अपने सामने पेश करने का आदेश देती है। अच्छा, तो ये सीधे सीधे किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। और दूसरी रिट कौन सी है? दूसरी है मैंडेमस, जिसका मतलब है हम आदेश देते हैं। अगर कोई सरकारी अधिकारी या विभाग अपना वो काम नहीं कर रहा है जो कानूनन उसे करना चाहिए, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसे वो काम करने का आदेश दे सकते हैं। एक तरह से सरकारी जिम्मेदारी तय करने का तरीका है ये। यानी एक व्यक्तिगत आजादी के लिए और दूसरा सरकारी जिम्मेदारी के लिए। बहुत साफ फर्क है। बाकी 3 कौन सी हैं? तीसरी है प्रोहिबिशन, यानी रोक लगाना। ये रिट तब जारी होती है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई कर रही हो। तो ऊपरी अदालत उसे रोक देती है। हाँ, उसे वहीं रुकने का आदेश देती है। और इसी से मिलती जुलती है चौथी रिट, सर्ट्योरारी। सर्ट्योरारी, इसका मतलब है प्रमाणित होना। ये तब जारी होती है जब निचली अदालत अपना फैसला सुना चुकी हो, लेकिन उस फैसले में कोई कानूनी गलती हो। तब ऊपरी अदालत उस फैसले को रद्द कर सकती है। और आखिरी वाली? 5वीं है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो, जिसका मतलब है किस अधिकार से। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे सार्वजनिक पद पर बैठा है जिसके लिए वो योग्य नहीं है, तो अदालत इस रिट के जरिए पूछ सकती है कि वो किस अधिकार से उस पद पर है और उसे पद से हटाया जा सकता है। तो ये 5 रिट अदालतों को जबरदस्त शक्ति देती हैं। संविधान में शक्तियां कहाँ दी गई हैं? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति दी गई है, लेकिन सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। बिल्कुल। वहीं अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को शक्ति देता है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है। वो क्या? अनुच्छेद 226 का दायरा सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है। अच्छा। हाँ, हाई कोर्ट न सिर्फ मौलिक अधिकारों बल्कि किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। यानी अगर किसी के कानूनी अधिकार का भी हनन हुआ है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। तो ये तो बहुत व्यापक अधिकार हुआ। बहुत व्यापक। हालांकि ये शक्ति विवेकाधीन है। अगर कोई और रास्ता मौजूद है तो कोर्ट मना भी कर सकता है। और हाँ, अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके काम के लिए मैंडेमस जारी नहीं हो सकती। ये तो हुई रिट की बात। अब उस कहानी पर आते हैं जहां से ये सारा विवाद शुरू हुआ। केरला में ऐसा क्या हुआ कि ईडी को, मतलब एक केंद्रीय जांच एजेंसी को, राज्य सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट जाना पड़ गया? ये कहानी 2020 के बहुचर्चित डिप्लोमैटिक गोल्ड स्मगलिंग केस से शुरू होती है। हाँ, वो केस तो काफी चर्चा में था। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर यूएई से आए एक डिप्लोमैटिक बैग में करीब 30 किलो सोना पकड़ा गया था। मामला बहुत बड़ा था, इसलिए ईडी पीएमएलए यानी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत इसकी जांच कर रही थी। ठीक है, ये तो एक सामान्य आपराधिक जांच लग रही है। इसमें केंद्र बनाम राज्य का एंगल कहाँ से आया? एंगल तब आया जब इस केस की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश का एक ऑडियो क्लिप लीक हो गया।
अच्छा। उस क्लिप में ये आरोप लगाया गया था कि ईडी के अधिकारी उस पर दबाव बना रहे हैं कि वो राज्य के कुछ बड़े नेताओं का नाम इस केस में घसीटे। ओ, तो यहाँ से मामला राजनीतिक हो गया, ईडी पर ही जांच को प्रभावित करने का आरोप लग गया। बिल्कुल। और इन्हीं आरोपों को आधार बनाकर केरल की पिनाराई विजयन सरकार ने एक जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने मई 2021 में एक जांच आयोग बना दिया। एक मिनट, मतलब राज्य सरकार ने एक केंद्रीय एजेंसी के काम की जांच करने के लिए ही एक आयोग बना दिया? ये तो सीधी टक्कर हुई ना। जी हाँ, सीधी टक्कर। उस आयोग का काम ये पता लगाना था कि क्या वाकई राज्य के नेताओं को फंसाने के लिए कोई साजिश रची जा रही है। अब ईडी के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी। जाहिर है उनकी अपनी जांच पर सवाल उठ रहे थे। सही। इसी के जवाब में ईडी ने केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और उन्होंने कोर्ट से क्या मांगा? ईडी ने अपने डिप्टी डायरेक्टर के जरिए 2 रिट की मांग की। पहली, मैंडमस, कि राज्य सरकार को आदेश दिया जाए कि वो जांच आयोग से जुड़े सारे रिकॉर्ड पेश करें। ठीक है। और दूसरी, जो ज्यादा महत्वपूर्ण थी, वो थी सर्टेओरारी, कि इस आयोग को बनाने का नोटिफिकेशन ही रद्द कर दिया जाए क्योंकि ये कानून और अधिकार क्षेत्र के बाहर है। ये तो ईडी का पक्ष हुआ और ये काफी मजबूत लगता है। जाहिर है केरल सरकार चुप नहीं बैठी होगी। उन्होंने इस याचिका को कोर्ट में कैसे चुनौती दी? केरल सरकार ने बहुत बुनियादी और गहरे कानूनी सवाल उठाए। उन्होंने याचिका की स्वीकार्यता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। अच्छा। उनका पहला और सबसे बड़ा तर्क था कि ईडी सिर्फ केंद्र सरकार का एक विभाग है, कोई न्यायिक व्यक्ति नहीं है। न्यायिक व्यक्ति, ये थोड़ा समझाएंगे, इसका क्या मतलब है? न्यायिक व्यक्ति या जुरिस्टिक पर्सन एक कानूनी अवधारणा है। इसका मतलब है कोई ऐसी इकाई जिसे कानून एक व्यक्ति की तरह देखता है, भले ही वो इंसान ना हो। जैसे कोई कंपनी? हाँ, जैसे कोई कंपनी या सेबी या आरबीआई, ये अपने नाम से केस कर सकते हैं, इन पर केस हो सकता है। केरल सरकार का कहना था कि ईडी के पास ऐसी कोई अलग कानूनी पहचान नहीं है, वो सिर्फ सरकार का एक हाथ है। दिलचस्प। और वहाँ दूसरा तर्क क्या था? दूसरा तर्क संघवाद के दिल से जुड़ा था। उन्होंने कहा कि अगर इसे ईडी बनाम केरल सरकार की तरह ना देखें तो ये असल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का विवाद है। और संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत ऐसे विवादों को सुलझाने का एकमात्र और विशेष अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं। तो ये तो चौंकाने वाला है। इतने मजबूत तर्कों के बावजूद हाई कोर्ट ने केरल की आपत्तियों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने ऐसा क्यों माना? जी, सिंगल जज और फिर डिवीजन बेंच दोनों ने ही राज्य सरकार के दलीलों को नहीं माना। कोर्ट का तर्क था कि ईडी सिर्फ एक सरकारी विभाग नहीं है, बल्कि एक वैधानिक निकाय है। स्टैट्यूटरी बॉडी। हाँ, इसे फेमा एक्ट 1999 के तहत बनाया गया है और पीएमएलए के तहत इसके अधिकारियों को स्वतंत्र वैधानिक शक्तियां मिली हैं। और न्यायिक व्यक्ति न होने वाली दलील का क्या हुआ? हाई कोर्ट ने उस दलील को एक मामूली दोष और रूप का मामला, सार का नहीं, कहकर खारिज कर दिया। अच्छा। कोर्ट का मानना था कि सिर्फ इस तकनीकी वजह से ईडी को अनुच्छेद 226 के तहत मिले उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो अब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है और केरल अकेला नहीं है, तमिलनाडु भी इस लड़ाई में शामिल हो गया है। जी हाँ, केरल ने अपनी अपील में कहा है कि किसी संस्था की मुकदमा करने की क्षमता कोई मामूली दोष नहीं, बल्कि कानून का एक बुनियादी सिद्धांत है। अगर आपके पास केस करने का अधिकारी नहीं है तो कार्रवाई शुरू ही नहीं हो सकती। और तमिलनाडु भी इसी वजह से इस केस में कूदा है। उनके राज्य में भी कुछ ऐसा ही हुआ है? हाँ, उनके राज्य में भी अवैध खनन के एक मामले में ईडी ने मद्रास हाईकोर्ट में ऐसी ही रिट दायर की है। उनका आरोप है कि केरल हाईकोर्ट के फैसले ने ईडी को राज्यों के खिलाफ सीधे हाईकोर्ट जाने के लिए और ज्यादा हिम्मत दे दी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सवाल हैं वो सिर्फ ईडी या केरल तक सीमित नहीं है। इनके जवाब हमारे संघीय ढांचे की नींव को छूते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के आलोक प्रसन्ना कुमार ने अपने विश्लेषण में बताया है, सुप्रीम कोर्ट को कुछ बहुत बुनियादी सवालों पर विचार करना होगा। जैसे कि? सबसे पहला और बड़ा सवाल यही है कि ईडी की असल कानूनी हैसियत क्या है। क्या इसकी तुलना सेबी या आरबीआई जैसे निकायों से की जा सकती है? क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि उन निकायों के कानूनों में साफ साफ लिखा है कि वे बॉडी कॉर्पोरेट हैं, यानी वो अपने नाम से केस लड़ सकते हैं। फीमा या पीएमएलए में ईडी के लिए ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो मामला इस एक नब्ज पर आकर टिक जाता है। ईडी खुद को एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था मानती है, जबकि राज्य सरकारें उसे केंद्र सरकार का एक हाथ मानती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस पूरे केस का सार है। ईडी को व्यापक रूप से केंद्र सरकार का एक साधन ही माना जाता है, जो सरकार की ओर से मुकदमे चलाता है। ठीक है। दूसरा अहम सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार का ईडी के प्रति कोई सार्वजनिक कर्तव्य है जिसके लिए मैंडेमस रिट जारी की जा सके? रिट तो तब जारी होती है जब कोई अपना कर्तव्य ना निभाए।
यहाँ तो मामला टकराव का है, कर्तव्य का नहीं। और अगर ये कर्तव्य का मामला नहीं बल्कि टकराव का है, तो फिर ये मामला कहाँ जाना चाहिए? और यहीं पे तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है। अगर ये केंद्र की शक्तियों में राज्य के अतिक्रमण का मामला है, तो ये सीधे सीधे केंद्र राज्य विवाद बन जाता है, यानी अनुच्छेद 131। बिल्कुल। जैसा केरल सरकार ने कहा, ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए संविधान ने एक विशेष मंच बनाया है, सुप्रीम कोर्ट का, अनुच्छेद 131 के तहत मूल क्षेत्राधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने दुविधा यही है कि इस मामले को हाई कोर्ट के अनुच्छेद 226 के व्यापक दायरे में देखा जाए या फिर इसे अनुच्छेद 131 के विशेष दायरे में लाया जाए। तो कुल मिलाकर बहस इस पर है कि ईडी की कानूनी पहचान क्या है और इससे भी ज्यादा केंद्र और राज्य के बीच के विवादों को सुलझाने की सही संवैधानिक प्रक्रिया और सही मंच कौन सा है। बिल्कुल। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भविष्य के लिए एक नजीर बनेगा। अगर कोर्ट कहता है कि ईडी रिट याचिका दायर कर सकती है, हाँ। तो ये केंद्रीय एजेंसियों को राज्यों के खिलाफ हाईकोर्ट में जाने का एक नया और शक्तिशाली रास्ता खोल देगा और ये केंद्र राज्य संबंधों में तनाव बढ़ा सकता है। और अगर कोर्ट राज्यों के पक्ष में फैसला देता है, तो ये अनुच्छेद 131 के महत्व को फिर से स्थापित करेगा और ये तय करेगा कि केंद्र और राज्यों के बीच के राजनीतिक और कानूनी विवादों का निपटारा देश की सर्वोच्च अदालत में ही होना चाहिए, न कि अलग-अलग हाईकोर्ट में। ये फैसला सिर्फ ईडी की शक्तियों को नहीं, बल्कि भारत के संघीय ढांचे में शक्ति संतुलन को भी गहराई से प्रभावित करेगा। ये मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने केंद्र और राज्यों के बीच कैसा रिश्ता सोचा था। हमारे यूपीएससी अभ्यर्थियों और दूसरे जागरूक श्रोताओं के लिए ये एक ऐसा मामला है जिस पे नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। इससे जुड़े संवैधानिक प्रावधान जैसे अनुच्छेद 32, 226, 131 और 361 और संघवाद से जुड़े मुद्दे परीक्षा के लिहाज से बहुत अहम है। सही बात है। एक ही केस में आपको संविधान के कई आयाम देखने को मिल रहे हैं। और सोचने के लिए एक आखिरी सवाल ये भी है, क्या एजेंसियों को इस तरह सीधे कोर्ट में लड़ने की बजाय केंद्र और राज्यों के बीच संवाद और समन्वय के लिए बने अंतर्राज्यीय परिषद जैसे तंत्र को मजबूत करने की जरूरत नहीं है? शायद कानूनी लड़ाइयों से बेहतर रास्ता राजनीतिक संवाद में छिपा हो। एक बहुत ही जरूरी सवाल। अगर इस चर्चा से जुड़े आपके कोई सवाल हैं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह की और गहरी और विश्लेषणात्मक चर्चाओं के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।